जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी प्यारे मित्रों को। तो बात कर लेते हैं आज एसएससी जीडी क्वेश्चंस सेकेंड शिफ्ट एग्जाम की जो एग्जाम में पूछे गए हैं। स्टूडेंट के द्वारा एनालिसिस किए गए क्वेश्चंस को हम हल करने का प्रयास करेंगे। जो स्टूडेंट के द्वारा हमें बताया गया है वो सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे। और बात करें ये सारे क्वेश्चन जो है आने वाले शिफ्टों में रिपीट भी हो सकते हैं। तो इसके रिलेटेड और भी कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट के साथ हम चर्चा करेंगे ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सके। तो चलिए हम बात करते हैं आज की पहले नंबर क्वेश्चन की हम बात करें। तो पहला क्वेश्चन हमें मिला था, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख से शुरू की गई थी। तो यह जो शुरू की गई थी, बात करते हैं, याद रखना 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। और ये कहाँ से शुरू किया गया था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 1 एकड़ से अधिक किसानों को 2000 की पहली किस्त हस्तांतरित करके इस योजना का शुभारंभ किया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। यानी कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 1 एकड़ से अधिक किसानों को 2000 की पहली किस्त देकर यह योजना का शुभारंभ किया गया था। ये याद रखना है। वही बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था पीएम किसान सम्मान योजना की बात करते हैं। पीएम किसान सम्मान योजना का उद्देश्य है प्रत्येक फसल चक्र के अंत में प्रत्याशित कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अदानों यानी कि खदानों को बात करते हैं। विभिन्न खदानों की, ये यहाँ पे खदानों हो जाएगा, खदानों की खरीद में लघु और सीमांत किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना, ये इसका उद्देश्य था पीएम किसान सम्मान का। ये याद रखना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की हम बात करें प्रधानमंत्री की खाद्य सुरक्षा योजनाओं का उद्देश्य क्या था। ये पूछा था प्रधानमंत्री खाद्य सुरक्षा योजनाओं का क्या उद्देश्य था। तो बात करते हैं इसका उद्देश्य था गरीबों को भोजन उपलब्ध कराना और आबादी की पोषण स्थिति में सुधार करना, ये इनका उद्देश्य था। ये क्वेश्चन मिला था हमें। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा मिला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिला था द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल रही थी। तो यह बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति बनने से पहले जो है यह जो है 15वीं राष्ट्रपति बनी है हाल ही में और कार्यरत है। और वही बात करें 2015 से 2021 तक झारखंड के 9वें राज्यपाल थी। कौन से क्रम की? यानी कि 9वें क्रम की झारखंड की राज्यपाल थी। इसके बाद जो झारखंड के बाद जो है ये राष्ट्रपति बन गई 15वें क्रम की, ये याद रखना है। अब बात करते हैं यह द्रौपदी मुर्मू जो है देश की जो है की बात करें दूसरी महिला राष्ट्रपति भी है और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी है। ये याद रखना, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी है और दूसरी महिला राष्ट्रपति भी है, ये याद रखना है। अब बात करते हैं इसके बारे में और भी कुछ ज़्यादा पास कर लेते हैं। तो वह भारत के राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित होने वाली अनुसूचित जनजाति की पहली सदस्या थी। ये याद रखना, पहली महिला सदस्य है अनुसूचित जनजाति में। वह स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति यानी कि स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति भी है। इस पद को धारण करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति भी है, यानी सबसे कम उम्र की महिला राष्ट्रपति व्यक्ति भी है, ये याद रखना। और वह जो बात करता है स्वतंत्र भारत की में जन्मी पहली महिला यानी कि पहली राष्ट्रपति भी है, ये याद रखना है। वही बात करते हैं हम नेक्स्ट की हम बात करते हैं भारत के महान्यवादी के बारे में पूछा गया था। तो भारत के महान्यवादी के बारे में पूछा गया था, इसे ही अटॉर्नी जनरल कहते हैं, ये याद रखना है। इसका नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1976 में यानी कि अनुच्छेद 1976 के द्वारा, तो आर्टिकल 76 के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 76 और 78 भारत के महान्यवादी से संबंधित है, याद रखना है। और वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पर पद धारण करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति ही इसका माँ बाप होता है, यानी कि जो भी करते हैं राष्ट्रपति इसको नियुक्त करते हैं और हटा भी सकते हैं, याद रखना। इसी के पश्चात पर्यंत पर ये जो है अपने पद को धारण करते हैं और उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। यानी कि महान्यवादी को क्या है, अटॉर्नी जनरल को सदन को संबोधित करने का अधिकार है, मगर उसमें वोट देने यानी कि मत देने का अधिकार नहीं है। संविधान ने महान्यवादी के प्राथमिक तय नहीं किया गया, इसका प्राथमिक जो है तय नहीं किया गया, याद रखना। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य होना चाहिए, यानी कि उसका योग्यता जो है एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता जो होती है वो उसके बराबर योग्यता होनी चाहिए। और वही बात करते हैं भारत के महान्यवादी देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी भी होते हैं। और बात करते हैं एडवोकेट जनरल जो होता है, अगर यही पूछ ले एडवोकेट जनरल जो है राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ये याद रखना है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट की बात करें, वर्तमान में महान्यवादी की अगर बात करें तो कौन सा महान्यवादी है, वर्तमान में महान्यवादी कौन है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि कौन हो सकता है वर्तमान में। तो चलिए हम इसका बात कर लेते हैं। वर्तमान में महान्यवादी जो है आर, यानी कि आर वेंकट रमनी, आर वेंकट रमनी जो है वर्तमान में महान्यवादी है, याद रखना है। अब वही बात करते हैं प्रथम महान्यवादी, आपको बताना है फर्स्ट महान्यवादी कौन थे, ये आपको बताना है फर्स्ट महान्यवादी कौन थे, इसका नाम आपको कमेंट करके बतानी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की कि भारत पूछा था पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना की बात करती है, इसकी शुरुआत कब हुआ था, ये यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, आप सभी को पता है 1951 में शुरू हुआ था, जो कि 56 तक चला था। और यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ये रखना है। और इसका उद्देश्य था, पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि में विकास करना, और दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था औद्योगिक में विकास करना, और तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना, यानी कि आत्मनिर्भर बनाना। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था स्थिरता और आत्मनिर्भरता लाना, ये याद रखना था। अब यहाँ पे पूछा गया नास्तिक शब्द का विलोम क्या होगा, तो नास्तिक शब्द का विलोम आस्तिक होता है, नास्तिक का विलोम शब्द आस्तिक हो जाता है। विलोम शब्द जितने भी है सब लगभग आप बता ही दोगे, ये ध्यान रखने हैं। और पूछा था क्वेश्चन की जिन शब्दों में से किसी निश्चित अर्थ का पता चले उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, यानी कि सार्थक शब्द क्या है इसके बारे में पूछा था, सार्थक शब्द क्या होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो सार्थक शब्द की बात करें तो क्या होते हैं, जिन शब्दों से किसी निश्चित अर्थ का पता चले उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे घर, पेड़, फूल, पानी, आगे बाग, सुबह, रात, चांद, दिन, सूर्य, आँख, रात, आकाश, दांत। वही जिन शब्दों से, अब वही बात करते हैं, वहीं जिन शब्दों से कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे अरे, ओहो, आह, वाह, निपा, ये सब जो है निरर्थक शब्द होते हैं, ये ध्यान रखने हैं। सार्थक शब्द के बारे में और कुछ जान लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट की बात करें तो सार्थक शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है, ये ध्यान रखना है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्दों को पद कहते हैं, ये ध्यान रखना है। व्याकरण के मुताबिक सार्थक शब्द के 8 भेद होते हैं। अब बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। उत्तर भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, जो कि 11वें क्रम पर आता है। और उसमें बात करें तो ओवरऑल साक्षरता दर 82.80% है, ये याद रखना है, 82.80% यहाँ पे है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पुरुषों की साक्षरता दर 89.53% है, और महिलाओं की साक्षरता दर 75.93% है, ये याद रखना है। अब हम बात करते हैं भारत की साक्षरता दर कितने है। अगर भारत की साक्षरता दर पूछे तो कितना है, 74.04%, जिसमें कि मेल की बात करें तो मेल कितना है, मेल का साक्षरता दर की बात करते हैं 82.14% है। और फीमेल की बात करें तो फीमेल का कितना हो जाएगा, फीमेल की वही बात करते हैं साक्षरता दर कितना है, तो इसका हो जाएगा कितना 65.4% फीमेल का है। वही बात करते हैं केरल राज्य की, अगर बात करें साक्षरता दर कितने हैं, केरल में जो है वह 94% जो है साक्षरता दर है। दूसरे नंबर पर क्या है, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की बात करें तो इसका साक्षरता दर कितना 91.5% है। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद हम बात करते हैं मिजोरम है या गोवा है, इस तरह करके आपको याद रखना है। अगर पूछे बिहार का साक्षरता दर पूछ ले लगे यहाँ, तो बिहार का अगर बात करें तो बिहार की साक्षरता दर जो कि पूरे भारत में सबसे कम साक्षरता दर बिहार का है। बिहार की बात करें तो कितना साक्षरता दर है, तो ये 61.80% है, जिसमें कि मेल की बात करें तो मेल का साक्षरता दर कितने हैं 71.20% है। और फीमेल की बात करें तो कितना है, तो फीमेल में 51.50% फीमेल का है, ये याद रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य की माँ का नाम की बात करें तो पूछा गया था चंद्रगुप्त मौर्य की माँ का नाम क्या था, तो मुरा या मूरी था, याद रखना, मुरा या मूरी जो उसके माँ का नाम था, याद रखना। चंद्रगुप्त के माता पिता दोनों क्षत्रिय यानी कि योद्धा या राजकुमार थे, जिसमें कि क्षत्रिय जाति के सदस्य थे।
क्षत्रिय जाति के समर्थित चंद्रगुप्त के माता पिता। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं संभाग के रायगढ़ घराने के कथक नर्तक पंडित रामलाल बरेठ को 2024 में कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2024 में बात करते हैं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये याद रखते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करते हैं इसमें बात करते हैं पद्मश्री पुरस्कार की बात करें तो कुल 132 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब? 2024 में, जिसमें कि 5 पद्म विभूषण मिला था। बिंदेश्वरी पाठक भी था, याद रखना। बिंदेश्वरी पाठक जो सुलभ शौचालय का था, इसका देहांत हो गया, याद रखना। 17 पद्म भूषण था और 110 पद्म श्री पुरस्कार शामिल था। 2024 में पुरस्कारों के विजेता में से 30 महिलाएं भी शामिल था। और बात कर लेते हैं हम 2025 में जो है कितने व्यक्ति को कुल पद्म पुरस्कार मिला है, ये याद रखना है। 130 से प्लस है। आपको कमेंट करके बताना है कि कुल कितने व्यक्ति को मिला है, इसमें से महिला को मिला है और किन किन व्यक्ति को पद्म विभूषण मिला है, ये आपको याद रखना है। विभूषण ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको ध्यान से याद कर लेने हैं, कमेंट करके बताने हैं और इसको रिवीजन भी कर लेने हैं। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है टाइम आउट इज रिलेटेड टू विच गेम, यानी कि टाइम आउट किस खेल से संबंधित है, ये पूछ रहा है किस खेल से संबंधित है। बास्केटबॉल, यानी कि टाइम आउट की बात करें तो बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों से जुड़ा एक शब्द है, याद रखना, नियम है, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, बास्केटबॉल जो है का मतलब होता है टाइम आउट। बास्केटबॉल में जो क्या होता है टाइम आउट क्रिकेट से जुड़ा एक नियम है। बास्केटबॉल और टाइम आउट और क्रिकेट से जुड़ा एक नियम है, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं टाइम आउट, क्रिकेट में आउट होने का एक दुर्लभ और चर्चित तरीका होता है। टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी श्रीलंका के बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज थे, ये ध्यान रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनकी बीबीआई सवाल हो जाते हैं। और एंजेलो मैथ्यूज 2023 में वनडे में वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मैच में टाइम आउट हुए थे। किसके खिलाफ? वनडे में बांग्लादेश के खिलाफ जो है खेले गए मैच में टाइम आउट हो गई थी, याद रखना है, ये इतिहास बन गया है, ये याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, टाइम आउट क्रिकेट में होने का एक दुर्लभ और चर्चित तरीका है। टाइम आउट होने पर पहले खिलाड़ी श्रीलंका के बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज थे, 2023 में हुए थे, याद रखना है। टाइम आउट होने के बाद खिलाड़ी बिना गेंद का सामना किए आउट हो जाता है, ये देखना। टाइम आउट डायमंड या प्लेटिनम डक का एक होता है, ये ध्यान रखना था। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, अब कृष्णा नदी के किनारे कौन सा नृत्य किया जाता है, तो रासलीला जो है कृष्णा नदी के किनारे किया जाता है। रासलीला भगवान कृष्ण और राधा की रासलीला पर आधारित एक पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य उत्तर प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध है, याद रखना है। रासलीला कृष्णा नदी के किनारे किया जाता है। वही बात करते हैं कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य रूप है जो कि आंध्र प्रदेश में उत्पन्न हुआ था और इस नृत्य रूप का नाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव के नाम पर रखा गया था, ये याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करें कच्छ का रण उत्सव किस महीने में मनाया जाता है। कच्छ का रण उत्सव जो है बात करते हैं किस महीने में मनाया जाता है, तो बात कर लेते हैं कच्छ का रण उत्सव जो है हर साल नवंबर महीने के आखिरी शुरू होकर आखिरी में शुरू होकर फरवरी में महीने तक मनाया जाता है। कब? फरवरी महीने तक मनाया जाता है, आखिरी में शुरू होकर फरवरी महीने तक ये मनाया जाता है, याद रखना है। और यह उत्सव 3 महीने तक चलता है, इसे वाइट डेजर्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, 2011 की जनगणना के अनुसार की बात करें तो के मुताबिक जो है किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा अंतर है, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा अंतर पाया जाता है, याद रखना है। सबसे कम की बात करें, सबसे कम आपको कमेंट करके बताने हैं कौन सबसे कम है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, 2011 की जनगणना के मुताबिक राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर कितने हैं, तो 70 पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो राजस्थान में बात करें तो 79.1% थी। वहीं महिला की बात करें तो है, यानी कि महिला पहले थी, अब तो बात करें धीरे धीरे सभी में सुधार हो रहे हैं। महिला साक्षरता दर की बात करते हैं 52.12% है। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्यों में पुरुष और महिला साक्षरता के बीच प्रतिशत में सबसे छोटा अंतर है, तो मेघालय में सबसे छोटा अंतर है, याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करें
तो वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत सरकार ने कुछ प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य इस प्रकार तय किया था, ये याद रखना है। बहुत पुराना सवाल 2019-20 का पूछा है। चने का न्यूनतम समर्थक मूल्य 4,875 रुपये प्रति क्विंटल था। मसूर का न्यूनतम समर्थक मूल्य की बात करें, मसूर दाल का 4800 प्रति क्विंटल था, ये याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की, राम तिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें 5,940 रुपये क्विंटल प्रति क्विंटल था। मूंगफली का न्यूनतम समर्थक मूल्य की बात करते हैं 5,090 रुपये प्रति क्विंटल था, याद रखने। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। न्यूनतम समर्थक मूल्य का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी कि फुल फॉर्म होता है न्यूनतम समर्थक मूल्य, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका फुल फॉर्म होता है। का निर्धारण भारत सरकार करती है और यह वह दर होती है जिस पर सरकार किसानों को फसल खरीदती है और यह किसानों की उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना ज़्यादा होता है, याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करें हॉकी फील्ड की लंबाई कितनी होती है। हॉकी फील्ड की लंबाई की बात करें तो हॉकी फील्ड की लंबाई जो 91.4 मीटर होती है। हॉकी फील्ड की चौड़ाई 55 मीटर होती है, याद रखना है। कभी पूछ ले, ये तो पूछा ही गया है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मैचों में फुटबॉल में मैदान की लंबाई पूछी 100 से 110 मीटर और चौड़ाई की बात करें 64 से 75 मीटर। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करें तो कबड्डी के मैदान की लंबाई पुरुषों के लिए 13 मीटर और महिलाओं के लिए 12 मीटर है। पुरुषों के लिए 13 मीटर और महिलाओं के लिए क्या है, 12 मीटर है होती है। कबड्डी मैदान की चौड़ाई जो बात करते हैं पुरुषों के लिए 10 मीटर और महिलाओं के लिए 8 मीटर होती है। कबड्डी मैदान आयताकार होता है, ये भी याद रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, स्नेल के नियम को और क्या कहा जाता है। स्नेल के नियम को और क्या कहा जाता है, तो बात करते हैं इसके नियम को बात करें तो इसका नियम 1621 ईस्वी में बिल ब्रोड स्नेल द्वारा खोजे गए थे। स्नेल के नियम को अपवर्तन के नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट की, स्नेल का नियम की बात करें तो प्रकाश अपवर्तन से जुड़ा हुआ है। यह नियम बताता है कि जब प्रकाश की किरण एक ही रंग की होकर किसी सीमा तल पर पड़ती है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण के साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को क्या कहते हैं, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या अपवर्तनांक कहा जाता है, यानी कि अपवर्तनांक कहा जाता है। स्नेल के नियम के बारे में ज़्यादा जानकारी अगर पाना चाहते हैं तो बात करते हैं स्नेल के नियम को अपवर्तन नियम भी कहा जाता है। यह नियम प्रकाश के किसी खास तरंगदैर्घ्य को दो खास माध्यमों के लिए लागू होता है। अब बात करते हैं जब प्रकाश की किरण लंबवत रूप से पड़ती है तो उसकी गति बदल जाती है और दिशा नहीं बदलती है, याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सरल माध्यम में गुजरती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, ये भी याद रखना है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में से गुजरती है तो वह अविलंब से दूर चल जाता है, ये दोनों आपको याद रखने हैं। स्नेल के नियम का इस्तेमाल करके प्रकाश के अपवर्तन को समझा जा सकता है, ये याद रखना है। अब वही बात करते हैं कि आज के लिए बात करते हैं इतना ही है। अगर आपको जो है कुछ किसी भी क्वेश्चन का एनालिसिस करना है तो ज़रूर हमारे टेलीग्राम ग्रुप या तो इंस्टाग्राम या तो फेसबुक या किसी भी आईडी पर आपको कमेंट करके ये प्रश्न बताना है। तब आपको जो है फ़ोटो खींच के भेज देना है, तो हम उसका एनालिसिस करने का पूरा प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो बहुत ही पसंद आए, तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।